हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी जियोग्राफी की क्लास के अंदर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम कल वाली क्लास के जो हमने 2 पॉइंट छोड़े थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने ही बच्चे इस क्लास के अंदर जुड़े हैं या जो नया बच्चा आया है उस नए बच्चे को मैं बताना चाहता हूं कि भाई जियोग्राफी की आपकी जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से क्या करें, सबसे पहले सीक्वेंस में क्लास अगर आप देखते हुए आएंगे तो आपको हमारी ये क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आप चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा सीईटी का दे रहे हो, हरियाणा एचपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, इंक्लूड पीसीएस, कोई भी एग्जाम प्यारे बच्चों अगर आप देने लग रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों बताऊंगा आप लोगों को कि जो कल की क्लास थी उसके अंदर हमने क्या जाना कि उत्तर भारत का जो उत्तरी मैदान है वो कैसा है। मेरे बच्चों उत्तर भारत का जो उत्तरी मैदान है हमने 4 भाग के अंदर उसको बांट दिया था। अब वो 4 भाग कौन कौन से, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि आपका सबसे पहला भाग था हमारा राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान के अंदर हमने राजस्थान के मैदान के बारे में जाना, मरुस्थल एरियो के बारे में जाना, ठीक है, आपकी जो दिशाएं हैं उनके बारे में जाना, आपके पत्थर हैं जो उनके बारे में हमने यहाँ राजस्थान के बारे में कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमने बात की थी आपके हरियाणा और पंजाब के मैदान की। हरियाणा और पंजाब का जो मैदान है ये, इसके बारे में हमने इनके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना था। इसके अंदर भाई ये मैदान कितना फैला हुआ है, कौन सी दिशा से लेकर कौन सी दिशा के अंदर ये मैदान है, ये सारी बातें संपूर्ण हमने कल की क्लास के अंदर चर्चा की थी। जो आज की ये क्लास है प्यारे बच्चों ये उत्तरी मैदान की सेकंड क्लास रहेगी। सेकंड क्लास के अंदर हम क्या जानेंगे कि जो आपका गंगा का मैदान है इसके बारे में। तो आप सभी बच्चे आज की इस क्लास के अंदर एक अपनी हेडिंग बना लीजिए, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान प्यारे बच्चों, जो ये गंगा का मैदान है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। ये गंगा का मैदान उत्तरी भारत के अंदर आता है। उत्तरी भारत में गंगा का मैदान सबसे बड़ा एक भाग प्यारे बच्चों आपका बनता है। अगर आपसे पूछ ले क्या कि उत्तरी गंगा का जो ये मैदान है ना, ये क्या है भाई, आपका सबसे बड़ा भाग है। आप इसको लिख सकते हो कि ये है विशाल मैदान का सबसे बड़ा, विजिबल है सभी को बड़ा के बाद, हाँ बड़ा क्या है, ये भाग है। ये सबसे बड़ा क्या रहेगा, एक भाग रहेगा। और प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि भाई ये सबसे बड़ा भाग कैसे है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो सबसे बड़ा भाग आपका बना ना, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो इसका क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के कारण ही ये बड़ा भाग बन जाता है। जैसे कि 3,75,000, ठीक है, 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा, इसका आपका क्षेत्रफल रहेगा, जो आप सबको पता होना चाहिए। 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्या है इसका क्षेत्रफल है। इसी कारण प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, आपका बड़ा भाग रहेगा। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 2 साथ के साथ नोट करें। यह भाग प्यारे बच्चों, यह आपसे कह सकता है कि यह मैदान गंगा नदी के हिमालय और प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपण से बना। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या बन गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये बन गया, आप लोगों से पूछा ये जा सकता है कि गंगा का मैदान कैसे बना। कैसे बना प्यारे बच्चों, तो यह मैदान गंगा नदी के हिमालय और प्रायद्वीपीय जो सहायक नदियां हैं प्यारे बच्चों, उनके जो जलोढ़ निक्षेपण होता है उसके कारण इस मैदान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसके कारण ही इस मैदान को बनाया गया था। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाता है, जो क्या कहता है कि भाई जो ये आपका मैदान है ना, कि यह दिल्ली से कोलकाता, यह दिल्ली से कोलकाता तक उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ में आपका पश्चिम बंगाल, साथ में क्या आएगा जी, पश्चिम
बंगाल राज्यों तक क्या है, राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है जी, राज्यों में फैला हुआ है। आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका गंगा का मैदान है वो कहां तक फैला हुआ है, तो कहां तक फैला हुआ है जी, ये है दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। दिल्ली से कहां तक, कोलकाता तक ये फैला हुआ है, जिसके अंदर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, आपका बिहार आ जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल भी प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है, आ जाता है। ठीक है जी, ये बेसिक सी बात थी जो हमने जाननी है किसके बारे में, गंगा के मैदान के बारे में। प्यारे बच्चों जो ये गंगा का मैदान है ना, इसको अगर आपसे पूछ ले क्या कि भाई इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लिखोगे कि जो गंगा का मैदान है, देखिए इसके अंदर से अंदर टुकड़े कर रखे हैं। अब गंगा का मैदान प्यारे बच्चों आप नोट करेंगे क्या कि गंगा भौगोलिक रूप से, भौगोलिक विभिन्नताओं के आधार पर गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। अब प्यारे बच्चों मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूंगा। क्या कहता है आप लोगों से कि गंगा के मैदान के बारे में बताओ जी। अब गंगा के मैदान के बारे में जब भी पूछ लिया जाए तो ये क्या है कि विशाल या बड़ा मैदान रहेगा जो 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि ये गंगा नदी के हिमालय और प्रायद्वीपीय सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपण से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गंगा का मैदान किससे बना हुआ है, तो जलोढ़ निक्षेपण से क्या है ये बना हुआ है। आपसे पूछ ले कि गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो प्यारे बच्चों दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है, जिसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ आपसे ये कह सकता है कि गंगा का मैदान है जो कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो गंगा का मैदान प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके ना 3 भाग बनाए गए हैं। अब हम किसके बारे में जानेंगे, इन 3 भाग के बारे में जानेंगे कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ सकता है कि गंगा के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है जी आपका ऊपरी गंगा का मैदान। यहां तक क्लियर सबका, हाँ। तो अब हम इन 3 भागों के बारे में जानेंगे और इन तीनों भागों के बारे में समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है जी, तो अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आपके गंगा के 3 भाग नोट करेंगे। गंगा के 3 भाग, ठीक है जी। अब तीसरा जो आपका पॉइंट है हमारा गंगा के मैदान का, उसके अंदर हम किसके बारे में जानेंगे, 3 भाग के बारे में। 3 भाग किसके हैं जी, गंगा मैदान के हैं। ठीक है, अब ये 3 भागों के अंदर हमारे लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाग है जिसको हम क्या कहेंगे, ऊपरी गंगा के नाम से जानेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान के नाम से हम इसको जानेंगे। तो आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि ऊपरी गंगा का मैदान जो आप सबके लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है प्यारे बच्चों, विजिबल है ना सभी को, मुझे लगा शायद वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस हुई है। हाँ, तो क्या कहता है कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है, आपसे सबसे पहले तो इसके स्थान के बारे में पता होना चाहिए कि ऊपरी जो गंगा का मैदान है तो ये कहां पर है। प्यारे बच्चों ऊपरी गंगा का मैदान का स्थान है जो गंगा के मैदान, गंगा के मैदान का सबसे पश्चिमी और ऊपरी भाग है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान का जो स्थान पूछ लिया जाए, तो जो हमारा ये गंगा का मैदान है ना, इसका सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है, उसके ऊपर प्यारे बच्चों ऊपरा भाग है जो उसको हम ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो स्थान के बाद इसकी सीमाएं बताओ जी हमें कहां कहां तक है,
तो इसकी प्यारे बच्चों सीमाएं अगर आप लोगों से पूछी जाए तो सीमाएं अगर मैं बात करूं तो इसके उत्तर में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उत्तर में क्या है जी, आपका शिवालिक है, शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है जी। आपसे पूछ ले कि इसके दक्षिण में भी हमें बताओ जी क्या है, तो दक्षिण में प्यारे बच्चों प्राय द्वीपीय सीमा इसके अंदर लगती है। दक्षिण के बाद प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि इसके पश्चिम में हमें बताओ क्या है, तो पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आपकी यमुना नदी है ना, यमुना नदी इसी के अंतर्गत आएगी। और इसकी पूर्वी जो सीमा है प्यारे बच्चों वो अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बनकर आई है, तो मैं पूर्वी सीमा के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पूर्वी सीमा क्या है अभी तक अस्पष्ट है, उसके बारे में ना एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ना कब आज तक किसी भी बुक्स के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा अगर किसी बच्चे को पूर्वी सीमा के बारे में पता है तो वो कमेंट जरूर करे, ताकि अन्य बच्चों को भी पता चले। लेकिन अभी तक बुक्स के अंदर पूर्वी सीमा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप नीचे एक पॉइंट नोट करके जरूर लिख लेना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा, जो एग्जाम्स की दृष्टि से आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपसे क्या कह सकता है कि औसत ढलान लगभग कितनी है, तो औसत ढलान प्यारे बच्चों लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की क्या रहेगी, इसकी औसत ढलान रहेगी। औसत ढलान कितनी है प्यारे बच्चों, औसत ढलान लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी, औसत ढलान रहेगी। ये आप सभी बच्चे नोट कर ले, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर यहां तक सबका? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छे बच्चे हैं जो साथ ही साथ नोट डाउन कर रहे हैं। और जो बच्चा नोट डाउन नहीं कर पा रहा तो वो क्या करें भाई, अपना स्क्रीनशॉट ले ले। तो हमने यहां पर क्या कहा था, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ठीक है ना, ऊपरी भाग किसका था, ये गंगा के मैदान का था। ये हेडलाइन साफ हो गई थी मुझसे इसलिए। प्यारे बच्चों आपसे ये कह सकता है कि जो ऊपरी भाग है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताओ जी। ऊपरी जो भाग है गंगा का उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, जो आप एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों जो ऊपरी भाग की महत्वपूर्ण विशेषताएं है ना, तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि बहुत कम ढलान के कारण, बहुत कम ढलान के कारण ये क्या रहेगा जी, नदियां मैदान में क्या हो जाती है, धीमी गति से प्रवाहित होती है। क्योंकि भाई ढलान नहीं है तो पानी का पीछे से प्रेशर आएगा तो पानी आगे चलेगा। अब जब समतल एरिया है, ये ढलान ही नहीं है मैदानों के अंदर, तो अगर पानी आएगा तो ये धीरे धीरे चलेगा, और पर्वत से ऊपर से आएगा तो भाई फुल स्पीड में आएगा पानी। तो ये वो बात कहना चाहता है आप लोगों को। ठीक है जी, इसके साथ साथ और यहां पर हमारी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या बन सकती हैं, तो इसमें नदी की प्रमुख जो नदियां हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लिख सकते हो कि इसमें नदी की प्रमुख विशेषताएं जैसे नदी द्वारा कटाव इसके अंदर होता है, नदी के जो मोड़ है प्यारे बच्चों वो बनाए जाते हैं। आपको पता होगा भाई इन नदियों के माध्यम से ओसबो जो झीलें हैं, ओसबो झीलें भी बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे कि नदियां हैं, नदियों के ऊपर बांध भी बनाया जा सकता है। और नदी अगर बड़ी है तो उसके माध्यम से हम क्या है, छोटी नदी भी प्यारे बच्चों उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लें। और महत्वपूर्ण विशेषताओं में तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है, उसको भी सभी बच्चे नोट करें। ये आपने नोट कर ली होगी यहां तक। तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आप लिखो इसकी प्रमुख इकाइयां हैं। क्या है, इसकी प्रमुख
इकाई है। कौन कौन सी है जी? जैसे कि आपसे कहे कि इसकी प्रमुख इकाई है पश्चिम से पूर्व की। प्रमुख इकाई कहां से? पश्चिम से पूर्व की प्रमुख इकाई है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों जैसे कि आपने गंगा नदी का नाम सुना है, यमुना नदी का नाम सुना है, और ये मैंने दोआब कल आपको बताया था, ठीक है। हरियाणा और पंजाब के अंदर दोआब के बारे में बताया था, यमुना दोआब, गंगा दोआब, ठीक है जी। वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी बच्चे ध्यान से जरूर पढ़ना। इसके अलावा जैसे कि आपसे पूछ ले क्या कि रोहिल खंड मैदान भी प्यारे बच्चों इसके अंदर आता है, ठीक है। रोहिलखंड मैदान के बाद आपका अवध मैदान भी प्यारे बच्चों इसके अंदर आता है। किसके अंदर? आपके ऊपरी भाग, जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसके अंदर, ठीक है जी। ऊपर के बाद जब हम ऊपरला मैदान पढ़ते हैं तो ऊपरला मैदान पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा मिड में आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य गंगा का मैदान। तो सबसे पहले तो हमने सबसे ऊपर का मैदान जाना, उसके बाद हम मिड का मैदान जानेंगे। तो आप सेकंड पॉइंट अब क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहां तक, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसको भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन करना है, तो वो कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी आप लोगों को दे दिया जाए। प्यारे बच्चों, यहां पर अब हमारा जो अगला पॉइंट है, जो आपकी गंगा के हमने 3 भाग बताए थे, तो सबसे पहला तो ऊपरी भाग हमने जान लिया। ऊपरी भाग के बाद प्यारे बच्चों मध्य, सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा? अब मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा के मैदान के अंदर अब हम किसके बारे में जानेंगे जी? मध्य गंगा के मैदान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? इसके स्थान के बारे में, इसकी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सबसे ऊपरी भाग है प्यारे बच्चों, सॉरी ये मध्य का भाग है। जो मध्य भाग है प्यारे बच्चों, ये है ऊपरी गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है। पूर्व में क्या है? स्थित है। किसके पूर्व में स्थित है जी? ऊपरी जो भाग था आपका, ऊपरी भाग के पूर्व दिशा में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। इसके अंदर आप लोगों को जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार इसके अंदर देखने को मिलता है, और बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये क्या है? सबसे अधिक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाएं आपसे पूछी जा सकती हैं किसकी? भाई आपके मध्य गंगा मैदान की सीमाओं के बारे में बताओ। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले तो उत्तर में क्या है इसके? तो उत्तर में आपसे पूछा जाए तो भाई हिमालय इसके क्या रहेगा? उत्तर में स्थित रहेगा, ठीक है जी। हिमालय की क्या है यहाँ पर? हिमालय की तलहटी, यानी कि हिमालय का तल, यानी कि जो हिमालय का निचला क्षेत्र है वो यहाँ के उत्तर में स्थित रहेगा। आपसे पूछ ले कि इसके दक्षिण में क्या स्थित रहेगा? तो दक्षिण के अंदर प्यारे बच्चों जो दक्षिण सीमाएं है ना, तो दक्षिण सीमाओं में इसका क्या रहेगा? प्राय द्वीपीय भाग स्थित रहेगा, प्राय द्वीपीय भाग स्थित रहेगा। और बात करें इसके पश्चिम और पूर्व की, पश्चिम व पूर्व की, तो पश्चिम और पूर्व की जो प्यारे बच्चों सीमाएं हैं वो अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं हुई है। ये क्या है? अभी तक आपकी अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। इसकी सीमाएं अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है जी। ये आपके क्या है? आपके मध्य गंगा के मैदान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है जी। क्लियर यहां तक सबका? चलिए मैं अभी इसको रफ करके आपसे क्वेश्चंस की बात करता हूं कि जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? आपसे कहे कि महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें इसकी जाननी है। किसकी भाई? आपके मध्य गंगा के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब आप क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं प्यारे बच्चों क्या है इसकी?
तो सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को मैं बताऊंगा सिर्फ, ये क्या है कि भाई इसका जो परिणाम अगर मैं बात करूं, जैसे कि तटबंध क्षेत्र है, आपकी चट्टाने हैं, आपकी एक झील है ओक्सबो झील है, ठीक है जी, और क्या है, दलदल है, आपका ताल है, खड्ड है। ये प्यारे बच्चों ये इनसे जुड़े हुए संबंधित क्या रहेंगे, आपके चिहित्र रहेंगे, जो आप सबको पता होना चाहिए। और नदी का ढाल आपको पता है भाई, जब समतल एरिया है तो नदी क्या है, धीरे धीरे चलती है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कोसी नदी या फिर बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों आपकी जो कोसी नदी है, कोसी नदी विशेष रूप से प्यारे बच्चों बिहार की नदी मानी जाती है। और प्यारे बच्चों इस क्षेत्र के अंदर बिहार का शोक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपका क्या था, आपका सबसे पहले हमने जाना ऊपरला भाग, फिर मध्य भाग, अब मध्य के बाद आता है नीचे, यानी कि निचला गंगा का मैदान। क्लियर यहां तक सबका। अब हम क्या नोट करेंगे, अब हम जानेंगे कि जो गंगा का निचला गंगा का मैदान है वो कौन सा है। तो अब हेडिंग क्या बनेगी हमारी, पॉइंट नंबर 3 प्यारे बच्चों सभी अपनी नोटबुक में लिखें कि निचला गंगा का मैदान। तो निचला जो गंगा का मैदान है, सेम वही बातें वही, सबसे पहले तो हमें स्थान बताओ जी कहां पर है, तो यह गंगा के पूर्व में स्थित है। कहां पर भाई, यह है मध्य, यह मध्य गंगा के पूर्व में स्थित है। ठीक है जी। और बात करें भाई पूर्व में स्थित है तो बिहार के, कि इस जो बिहार के पूर्वी भाग या फिर आपका संपूर्ण बंगाल, यानी कि पूरा का पूरा बंगाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में फैला है। लो भाई एक बार इसको सभी बच्चे नोट करो, क्या कहता है आप लोगों से कि भाई जो स्थान अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका स्थान क्या है। स्थान ये है कि भाई ये आपका मध्य गंगा के पूर्व में स्थित है। किसके पूर्व में स्थित है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि मध्य गंगा के पूर्व में स्थित है। कौन स्थित है जी, निचला गंगा का मैदान। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों बिहार के पूर्वी भाग और संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से के अंदर ये क्या है, फैला हुआ है। यहां तक क्लियर सबका। ये कहां तक फैला हुआ है, ये आपके संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है जी। आपसे ये कह सकता है कि भाई हमें क्या बताओ, निचला जो ये मैदान है इसकी हमें ये बताओ कि भाई सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो अब आप क्या नोट करोगे कि जो निचला मैदान है इसकी सीमाएं हमें बताएं। तो सीमाएं सभी बच्चे नोट कर लो भाई। इसकी अगला हेडिंग क्या बनेगी आपकी कि इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं। तो सीमाएं प्यारे बच्चों कौन कौन सी, सबसे पहले उत्तर में पूछ ली जाती है भाई। सबसे पहले आपसे पूछे कि उत्तर में क्या है, उत्तर में दार्जिलिंग है। क्या है, दार्जिलिंग। उत्तर में दार्जिलिंग है। आपसे पूछे कि दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है जी बंगाल की खाड़ी, इसके अंदर क्या रहेगी, स्थित रहेगी। बंगाल की खाड़ी। आपसे कहे कि पश्चिम में बताओ जी, तो पश्चिम में क्या स्थित रहेगा, छोटा
नागपुर स्थित रहेगा। ठीक है जी, और छोटा नागपुर स्थित रहेगा। और एक प्यारे बच्चों इसके पूर्व में पूछ ली जाए कि भाई पूर्व में क्या है, तो पूर्व में मैंने आपको बताया था क्या स्थित है, आपका बांग्लादेश स्थित है। क्या स्थित है, बांग्लादेश इसके पूर्व में स्थित रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर ले। क्लियर यहां तक सबका? लो भाई, ये आपका क्या था, गंगा के मैदान, और गंगा के मैदान के बारे में हमने यहां तक कंप्लीट जान लिया है। ठीक है जी, ये गंगा के मैदानों के बारे में हमने यहां तक क्या करा, संपूर्ण जानकारी ले ली है। आपके जो 3 पॉइंट थे कौन कौन से, सबसे पहले राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर हमने जाना गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान के जो 3 हिस्से थे वो भी हमने संपूर्ण तरीके से जान लिए हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 4 को जानेंगे। क्या कहता है आप लोगों को, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इस मैदान के बारे में जानते हैं जी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये कहां पर स्थित है जी, देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसके अंदर, पॉइंट नंबर 2, इससे ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी या फिर असम मैदान के रूप में जाना जाता है। जो आपका ब्रह्मपुत्र मैदान है प्यारे बच्चों, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी, असम घाटी और असम मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं। गंगा मैदान का विस्तृत जो रूप है प्यारे बच्चों, इसी को माना जाता है। कैसे माना जाता है चलिए जानते हैं। आप यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के पॉइंट नंबर 3 को जरूर लिखें। इसे गंगा मैदान का पूर्वी विस्तार माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, गंगा मैदान का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इतने पॉइंट सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के विशाल मैदानों का जो भू आकृति है वो कैसी है। एक बार भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को जरा ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। लो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के विशाल मैदानों का भू आकृति विज्ञान कैसे बना हुआ है। भू आकृति विज्ञान ऐसे बना हुआ है जी, सबसे पहले तो हिमालय है, फिर है भाबर। ठीक है, भाबर के बाद प्यारे बच्चों तराई है, तराई आप इसको तराई भी कह सकते हो। तराई के बाद खादर है। ठीक है जी, खादर के साथ बांगर या भांगर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, फिर उसके बाद रेहे या कलर के नाम से हम उसको जानते हैं। रिवर वैली है, जैसे आपकी भूर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम किसके बारे में जानेंगे, जो ये डायग्राम आपके सामने आया ना, इस डायग्राम के सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हिमालय के बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि हिमालय क्या है क्या नहीं है। जिस बच्चे ने अभी तक पहली क्लास नहीं लगाई, पहली क्लास जरूर लगा ले, उसी के बेस पे ये सारी क्लासेस कंटिन्यू चलती आ रही हैं। ठीक है जी, चलिए प्यारे बच्चों आपके सामने क्या है, ये भावर या इसको बाबर के नाम से भी आप जानते हैं, तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले यहां तक सभी बच्चे ने नोट कर लिया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे हम तीन नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम से, असम घाटी के नाम से और असम मैदान के नाम से जानते हैं। इसे गंगा मैदान का पूर्वी विस्तार भी माना जाता है। और पूर्वी विस्तार कैसे माना जाता है चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने जो आपको अभी डायग्राम बताया था, दिखाया था, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो आप सबको क्लियर होना जरूरी है। तो सभी बच्चे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हिमालय के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, हिमालय की क्लास लगाएं आप सबसे पहले, जो आपकी क्लास हुई है परसों वाली, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं पहला पॉइंट जो बनता है हमारा भाबर के नाम से, बाबर, ठीक है जी। प्यारे बच्चों यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई का एक बेल्ट है। एक सेकंड, बेल्ट है, चौड़ाई की क्या है, एक बेल्ट है, जो विशाल मैदान की उत्तरी सीमा के रूप में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ये कहां पर फैला हुआ है पूछा जाए तो ये आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है, ठीक है जी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है कि यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी के साथ प्रवाहित होता है। यह किसके साथ प्रवाहित होता है तो सिंधु नदी के जो तिरस्था नदी है प्यारे बच्चों, उसके साथ यह शिवालिक की तलहटी के साथ क्या हो जाता है, प्रभावित होता है या उसके साथ ये चलता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि इस बैलेट में जलोढ़ पंखे, जो आपके जलोढ़ पंखे हैं वो क्या है, वो होते हैं। इस बैलेट में जलोढ़ पंखे होते हैं जो बजरी और कंक्रीट जटिल चट्टानों के रूप में जमा हो जाते हैं और ये क्या निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, तलछट का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, इतना ही लिखें आप, इससे ज्यादा ना लिखें, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही पॉइंट आप ध्यानपूर्वक समझ जाएं, ये आप लोगों के लिए अच्छे भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक सबका? चलो बहुत अच्छी बात है। भाबर के बाद प्यारे बच्चों हम जानते हैं किसके बारे में, तराई के बारे में। जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मैप दिखाया था उसके अंदर आपने देखा होगा भाबर के बाद क्या था, पॉइंट नंबर 2, जिसको हम क्या कहते थे, तराई के नाम से जानते थे। तो अब आप क्या लिखोगे जी, तराई। पॉइंट नंबर 2 है हमारा तराई। तो तराई कहां पर है, यह बाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक है जी, ये कहां पर स्थित है, ये आपके भाबर क्षेत्र के दक्षिण में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इसके समांतर क्या चलता है, ये जैसे कि ये दोनों क्या है, आपस में समांतर चलते हैं। ठीक है जी, आपसे पूछ ले जो ये तराई है इसकी, आपसे क्या पूछ ले, चौड़ाई पूछ ली जा सकती है। आपसे क्या कहे कि इसकी चौड़ाई हमें बताओ, तो चौड़ाई है जी 15 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक है जी, ये पॉइंट आप सभी बच्चे लिख ले। यहां से आपसे सिर्फ ये 2 ही पूछा जाता है और उसके बाद भाई तराई के बाद आपसे पूछता है खादर के बारे में। आपसे पूछेगा किसके बारे में, खादर के बारे में। खादर क्या है प्यारे बच्चों, तो ये क्या रहेगा, बाढ़ का मैदान बनाता है। ये कैसे बनाता है, तो आप लिखो कि यह पट्टी नदी तटों के किनारे, यह पट्टी नदी तटों के किनारे क्या करती है जी, बाढ़ का
मैदान बनाती है। बाढ़ का क्या है? मैदान बनाती है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष लाया गया नया जलोढ़ होता है, जो इसी पट्टी के किनारे क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और जो ये जलोढ़ यहां पर जमा हो जाता है इस बाढ़ के क्षेत्र के अंदर, वो जलोढ़ क्या होता है जी? उपजाऊ जलोढ़ होता है। ठीक है जी, वो जलोढ़ क्या होता है? आपका उपजाऊ जलोढ़ होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। इतना क्लियर सबका? ठीक है जी। उसके बाद आपका भांगर का क्षेत्र बनता है, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। अगली जो हेडिंग है आपकी पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या कहा था मैंने? बांगर। बानकर, इसको ना भांगर के नाम से भी कई जगह पर बोला जाता है। ठीक है जी। तो आपसे पूछ ले कि बाढ़ के मैदान के ऊपर बने जलोढ़ सतह को हम क्या कहते हैं? बानगर कहते हैं। हम क्या कहेंगे इसको? आप लिखो कि ये है बाढ़ के मैदान के ऊपर बने, क्या बने? जलोढ़ सतह को संदर्भित करता है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। यह विशाल मैदान का क्या रहेगा? सबसे बड़ा भाग रहेगा। और ये क्षेत्र है जो प्यारे बच्चों थोड़ा कम उपजाऊ है, बांगर का क्षेत्र। ठीक है, आप ये भी लिख लेना भाई। जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कम उपजाऊ के रूप में माना जाता है। कंकर जो है, कंकर पत्थर हैं जो थोड़े से यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे सभी बच्चे। 3 के बाद फोर्थ हेडिंग है जो आपकी, वो क्या है? वो है आपकी रेहे या कल्लर के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। रेहे या कल्लर, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में बंजर खारी परत है प्यारे बच्चों। ये कहां पर है? सबसे पहले तो देखो, ये उत्तर प्रदेश में है, दूसरा हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो शुष्क क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। बंजर खारी परत आप इसको कह सकते हो। आप इसको अन्य किस नाम से कह सकते हो? आप इसको कह सकते हो बंजर खारी परत। बंजर खारी परत। ठीक है जी। ये पॉइंट आप सभी बच्चे नोट कर लें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है जी, इस पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर लो। यहां से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक सी बात है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक हमने क्या जाना? जो आपका उत्तरी मैदान है उसके बारे में जानना है। देखिए मैं एक बार आपको संपूर्ण जानकारी दोबारा से दे देता हूं। हमने स्टार्टिंग में बात किसके बारे में की थी? हमने बात करी थी भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ना प्यारे बच्चों, वो हमने किस 6 टुकड़ों के अंदर बांट रखा है। 6 टुकड़े कौन कौन से बांटे थे हमने? सबसे पहले तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने जाना। तो जिस बच्चे ने अभी तक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की क्लास नहीं लगाई, सबसे पहले वो क्लास लगाना। उसके बाद जो दूसरी क्लास आपकी बनती है, वो बनती है आपकी उत्तरी मैदान के बारे में। और कल से हमारा जो तीसरा पॉइंट शुरू होगा, यानी कि तीसरी अलग क्लास शुरू होगी, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। तो हम कल जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। 2 क्लासों के अंदर आपका क्या है? भारत का उत्तरी मैदान पूरा हुआ है। 2 ही क्लास आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की लगी थी। और आशा करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर मैं बात करूं थोड़े से 1-2 पॉइंट्स की आप लोगों से, जैसे कि उत्तर भारत का विशाल जो मैदान है, इसका महत्व क्या है? यहां पर देखो बड़ी जनसंख्या है जो घर बनाकर रहती है। देश की कुल आबादी का 40% प्यारे बच्चों कहां पर रहता है? उत्तरी मैदान के अंदर रहता है। राष्ट्र का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत का या राष्ट्र का अन्न भंडार हम किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उत्तरी मैदान को कहते हैं। कृषि की धरोहर हम किसे कहते हैं? तो कृषि की धरोहर भी हम किसे कहेंगे? उत्तरी मैदान को कहेंगे, क्योंकि उत्तरी जो मैदान है यहां पर कृषि अच्छी होती है भाई।
ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा हरियाणा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, खेती अच्छी होती है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसको राष्ट्र का अन्न भंडार कहते हैं। सड़कें हैं, रेलवे हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ है। पहाड़ों के अंदर हम ट्रेन ऐसे थोड़ी ना चढ़ा देंगे, मैदानी क्षेत्र में ट्रेन भागती हुई जाएगी, तो वो सारी चीजें प्यारे बच्चों यहाँ पर है। और धार्मिक जो आपकी नदियां हैं जैसे कि गंगा है, यमुना है, ठीक है, सरस्वती नदी है, ये प्यारे बच्चों आपके उत्तरी मैदान के अंदर बहती है। ये इस क्लास के अंदर या आज के इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है। तो जिस बच्चे ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और हर रोज सुबह 7 बजे भाई आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी जरूर लगाएं, ठीक है। मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहें आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ।